राइटिंग भी करवा दिया था एंड वी वर ऑन लिसनिंग, जब मैंने आपको स्टॉप कराया था कि ये मैं आपको नेक्स्ट करवाऊंगी। आपको इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर करना है और आपको इसको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी करना है। इसके ये फ्रेम्स भी करा दिए थे, ये भी सारा करा दिया था आपको। एंड वी वर हियर लिसनिंग एंड नोट टेकिंग, यहाँ पे थे हम। लिसनिंग लिसनिंग नॉर्मली कहा जाता है कि जी सुनना, but listening is not only hearing, it is different, it is an activity, it is a skill। ये भी एक स्किल है। आप देखिए, आप इंग्लिश लैंग्वेज को बाज़ औक़ात आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, they are very good in writing, they are very good in reading, but they have problem in listening। उनको listening में problem है उनको, क्योंकि listening सिर्फ ये नहीं है कि कोई आवाज़ कान में आ गई। listening is the same process as we read, we comprehend, in our brain a process goes on, and the meaning, surface meaning as well as the literal meaning and the real meaning of the text or the words that we are listening, it comes to the proper comprehension। In the same way, listening में भी आप जो सुनते हैं, आपकी जो understanding है, understanding comprehension of the words that you hear, it's done in your mind, in your brain। आपके mind में वो पूरा process होता है listening में। So listening is a skill and comprehension is important। You must be able to comprehend whatever you listen। If you are not comprehending, it means you are not listening। इसीलिए अक्सर आपसे टीचर्स कहते हैं ना कि आप जो है वो सुन नहीं रहे हैं। असल मुराद कि आप लिसन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ में, कानों में आवाज़ तो जाती है लेकिन आप comprehend नहीं कर पा रहे होते हैं। So listening is a skill and it is an important skill जो आपकी पूरी डेली लाइफ में भी आपको काम आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं फॉर स्टडी स्किल्स, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ नोट टेकिंग को यहाँ पर लिया गया है, लिसनिंग एंड नोट टेकिंग, बिकॉज नोट टेकिंग में आप जो नोट लिखते हैं उसका डायरेक्ट आपके साथ रिलेशन होता है विद लिसनिंग। व्हाट यू लिसन, यू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। तो अगर आपने कंसंट्रेशन कहीं खो दी, these both are फॉर कंसंट्रेशन की पॉइंट्स। ठीक है, आपकी कंसंट्रेशन के की पॉइंट्स हैं और आपने इन दोनों में, लिसनिंग और नोट टेकिंग में भी की पॉइंट्स पर कंसंट्रेट करना होता है। इट्स इम्पोर्टेंट टू कंसंट्रेट ऑन की पॉइंट्स and extract significant information and highlights the important parts। ये बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी जो है वो नोट टेकिंग भी जो है वो आपकी मुतासिर होगी, इफेक्ट होगी, और आपकी, अगर आपकी लिसनिंग नहीं है ठीक। दिस यूजुअली मीन्स, नॉर्मली इसका जो मीनिंग होता है, अंडरस्टैंडिंग स्पीच और टेक्स्ट एंड देन री राइट इट। ठीक है, आपने सुना और फिर उसको लिखा, ठीक है, अपने अल्फाज में। So these are the skills that take practice। Obviously इसके लिए भी practice की ज़रूरत है, just like the other skills, and not normally learned implicitly by the dyslexic individuals। जिनको reading में problems होती है ना, उनके लिए ये मुश्किल होता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो normal students हैं that are not dyslexic and don't have any problems, तो उनके लिए ये problem नहीं होती। अब ये दो प्रोसेस हैं, देखने में ये दो प्रोसेस हैं, लिसनिंग एंड नोट टेकिंग। ठीक है, दीज आर द स्किल्स। ये दो स्किल्स हैं आपकी, जो आपकी डिफरेंट स्किल्स हमने देखी हैं, स्टडी स्किल्स, उसकी में ये दो स्किल्स हैं। बट दीज रिक्वायर एटलीस्ट टू प्रोसेसेस टू बी ऑपरेटिंग एट वंस। ये आपके एक टाइम में प्रोसेस हो रहे होते हैं। यू आर लिसनिंग एज वेल एज यू आर नोटिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट पॉइंट्स, और यू आर नॉट टेकिंग। ठीक है, एक ही बात है, आप नॉट टेकिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ लिसन भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर लिसनिंग नहीं करेंगे तो नॉट टेकिंग क्या करेंगे। और अगर नॉट लिसनिंग नहीं करें, लिसनिंग के साथ नॉट टेकिंग जो है ये एसोसिएटेड है, और ये दोनों काम, ये दो प्रोसेस ब्रेन में और फिजिकल, ऑब्वियसली नॉट टेकिंग ब्रेन में आपके होगा कि ये लिखना है और लिखा जाएगा आपके हाथ से। तो ये दोनों जो है प्रोसेस एक टाइम पे होते हैं। अब इसके लिए एग्जांपल दी गई है, द
pupil may be trying to listen to a lesson while also trying to understand it, condense it, and record one section without missing the next one. अब आप लोग, मुझे नहीं पता कि आप लोग लिखते हैं या नहीं, लेकिन इस तरह से ऑनलाइन भी जो लेक्चर्स होते हैं उसके लिए भी लिखने की आदत होनी चाहिए, देयर मस्ट बी, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं, दोज आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, दे ऑलवेज लिसन एंड दे नोट डाउन, वो नोट टेकिंग लॉस नहीं करते हैं। सो लिसन करते हुए, वाइल लिसनिंग टू अ लेसन, एक लेसन को सुनते हुए वो समझ भी रहे हैं, स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, इसके साथ वो उसको कंडेंस से मुराद है उसमें से जो मेजर चीज़ें हैं, जो मेजर पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको वो निकाल के अपने पेपर पे लिखते भी हैं, और फिर इतनी तेज़ी से ये सारा प्रोसेस करते हैं कि जो नेक्स्ट है वो भी मिस ना हो और ये भी मिस ना हो। So keeping the pace with the lecture. So listening requires understanding the component, ठीक है, उसके words भी हो जाएंगे, उसकी grammar भी हो जाएगी, and using short term memory. इसके लिए obviously short term memory आपकी सिर्फ इसके लिए नहीं, हर काम के लिए short term memory, और अगर आपको पता हो तो दो तरह की memory इंसान की होती है, one is short term memory and the second is long term memory. इसी पर बेस करते हुए कंप्यूटर को भी जनरेट किया गया है, उसकी भी रैम और रोम इसी पे बेस करती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसमें हमारा जो काम हो रहा होता है ना, सारे का सारा फोरी फोरी, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में हो रहा होता है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम रख देते हैं, माइंड में हमारे चला जाता है ताकि हम उसको रिट्रीव कर सकें, बाद में याद रख सकें। बोथ हैव देयर ओन पार्ट, इन दोनों का इंसान की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, चाहे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है या शॉर्ट टर्म मेमोरी है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में नॉर्मली जब आप लिसनिंग और नोट टेकिंग कर रहे होते हैं तो आपकी जो बेसिक मेमोरी यूज होती है दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। तो उसमें आप उतनी इंफॉर्मेशन रखते हैं कि उसको उसको फिर लिख सकें, लिखने के काबिल हो सकें, इतनी आपकी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होनी चाहिए। और राइटिंग प्रोसेस में देयर इज नीड टू कंसीडर हैंड राइटिंग, ठीक है। उसमें आपको आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, आपकी स्पेलिंग आपको आते हैं, कहीं अटक तो नहीं गए स्पेलिंग लिखते लिखते, या आपको स्पेलिंग ही नहीं आ रही, आपकी ग्रामर कितनी अच्छी है, so everything will work. And of course the speaker does not stop while you are recording their speech and writing it down. अब जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं तो किसी के लिए नहीं रुक रही ना, I am just speaking. अब अगर कोई स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट है एंड ही इज ट्राइंग, शी इज ट्राइंग टू राइट इट डाउन, वो नोट पे टेकिंग कर रहे हैं और वो लिख रहे हैं, तो स्पीकर ने नहीं रुकना, मैंने भी नहीं रुकना, मेरी जो है वो स्पीच उसी तरह या मेरा लेक्चर उसी तरह चलता रहेगा। अब ये जो स्टूडेंट होता है उसके भी हाथ में होता है कि वो कितनी तेजी से प्रोसेस करता है उस स्पीच को जो कि वो बात कर रहा है, टीचर या कोई दूसरा, और उसको लिखता है। So all of these individual components are difficult. कि obviously आप डिसलेक्सिक को चाहे छोड़ दें, कि जो डिसलेक्सिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, दैट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर देम। और वो जो है पता क्यों इतना लेट आप क्लास में आती हैं। तो नॉर्मली ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है व्हेन यू आर यूजिंग द फॉरेन लैंग्वेज, जैसे आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी, मोस्टली आप लोगों को उर्दू में ये नहीं होनी चाहिए। जो आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं समझी जाती है उर्दू, उसको हम अपनी नेशनल लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज कहते हैं। हमारे यहाँ पर पंजाब के रहने वाले तो हमारी पंजाबी लैंग्वेज जो नेटिव है ना वो हमारी पंजाबी लैंग्वेज है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग उर्दू को लिख सकते हैं, सुन के बोल सकते हैं। पंजाबी हम लोग की जो स्किल है ना राइटिंग की और रीडिंग की, वो नहीं है। तो फिर आप जब नोट टेकिंग करेंगे तो अगर आप नेटिव लैंग्वेज में भी करेंगे तो आपको यू हैव प्रॉब्लम्स विद दैम। लिसनिंग, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लिसनिंग। अब इंटरप्रेटर्स जो है ये वर्ड, ये वो उन लोगों के लिए, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि चाइना से यहाँ लोग आते हैं, डेलीगेशंस आते हैं, और चाइनीज़ डेलीगेशंस जो हैं वो हमारी लैंग्वेज नहीं जानते, हम उनकी नहीं जानते। तो फिर एक पर्सन सेंटर में बैठता है जो कि उन दोनों को आपस में जो बात करते हैं वो बताता है।
दोज आर कॉल्ड प्रोफेशनल इंटरप्रेटर्स। ठीक है, वो इंटरप्रेटर्स होते हैं जो दोनों लैंग्वेजेस को जानते हैं, वो एक दूसरे की बात को पहुंचाते हैं। अब लिसनिंग कैपेसिटी जो होती है प्रोफेशनल इंटरप्रेटर्स की, दैट इज वेरी एडमिरेबल, क्योंकि उनको ट्रांसलेट भी करना है लिसनिंग के बाद, और ये भी देखना है कि वो ट्रांसलेशन इतनी अच्छी तरह से करें दैट दे डोंट मिस अ सिंगल वर्ड, ताकि जो दूसरा सुनने वाला है, क्योंकि वो दरमियान में दे आर वर्किंग एज अ ब्रिज ट्रांसलेटिंग ईच एंड एवरी वर्ड टू द पर्सन. So most of us have trouble with multitasking in this way. ठीक है, this is called multitasking, listening, translating, and then saying that translation so loud that the other person didn't miss a single word. So ये multitasking है, लेकिन हमारे normal students भी इसमें problematic होते हैं. So even when listening and not taking, most people switch off from the person talking as they try to write down when they have just heard. तो mostly ये होता है कि जब students when students they are listening and not taking, तो वो क्या करते हैं कि उनका जो connection होता है जिसकी बात वो सुन रहे हैं या लिख रहे हैं, चलिए हम यहाँ बात कर लेते हैं टीचर की, so that is switched off, यानी कि वो खत्म हो जाता है जब वो लिखना, स्पेशली जब वो लिख रहे होते हैं। और ये तो नॉर्मल स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स है, तो डिसलेक्सिक में तो ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं. So although the key is usually in the note taking, one area frequently overlooked is the option to record the lesson lecture. So normally note taking में जो सबसे की पॉइंट है जिसको ओवरलुक किया जाता है या नजरअंदाज किया जाता है, या we can say it is neglected, that is the option to record the lesson or lecture. So records used to be specialist equipment, but recording can now be carried out through the use of smartphones. अब नॉर्मली क्या होता है कि records जो हैं दे वर्क एज अ स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट, जो आपके हाथ का लिखा हुआ है, whatever note taking you have done during the lecture, that is very important one, because that is going to be the part of permanent in your memory. आपकी जो long term memory है उसका वो part बनने जा रहा होता है. आप recall जब करते हैं, अब review करते हैं, तो that works a lot in your reviewing and in your recalling, streaming the information. लेकिन अब बहुत सारे smart gadgets भी आ चुके हैं, so you can also use that gadgets. So, however, the permission of speakers should always be obtained before recording starts. अब ये important है आपके लिए, जैसे आप लोग भी अगर करते हैं ऐसा, so that is morally and ethically बहुत ही बुरा ये समझा जाता है. अब ये देखें, ये वो हैं जो मुसलमान नहीं है, वो इस चीज को कह रहे हैं कि that is not considered a good thing कि आप स्पीकर की परमिशन के बगैर उसकी बात को रिकॉर्ड करें. इट्स इम्पोर्टेंट कि आप स्पीकर की, जो भी चाहे आपका टीचर है या जो भी जिससे बात कर रहे हैं, उसकी परमिशन लेनी जरूरी है उसकी बात को रिकॉर्ड करने से पहले. बट हैविंग दैट record, a listener can listen, learner can listen, stop, start and describe as at layer. लेकिन अगर रिकॉर्ड कर लेते हैं परमिशन के साथ, so then you can listen, आप उसको रुक के बार बार स्टार्ट करके लिख सकते हैं at your, because वो आपके फिंगर टिप्स पे होगा जब आप करें कर सकते हैं. अब जैसे बहुत सारे टीचर्स ने यूट्यूब पे चैनल्स बनाए हुए हैं, अब वो आप वीडियोस बार बार देख सकते हैं, उनको स्टॉप कर सकते हैं, उनको रिमाइंड करके देख सकते हैं, तो ये आपके लिए इजी हो जाता है. नोट टेकिंग, अब नोट टेकिंग जो है इसके लिए एग्जांपल दी गई है ड्यूरिंग लेसन्स, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नोट टेकिंग की जाती है, द मोस्टली नोट टेकिंग इट हैपेंस during the lessons when there are several other tasks going on at the same time. अब बहुत सारे काम चल रहे होते हैं आपके माइंड में, all of which may lead to cognitive overload. Cognition जो है ना, cognitive, this is from cognition. Cognition होती है the process of understanding the words, the different things that happen in your mind. आपकी जो understanding का process है, किसी भी चीज को सुन के या पढ़ के जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, that process is called the process of cognition. उसको cognition का process कहा जाता है. अब जब बहुत सारे वर्क होते हैं तो आपका माइंड जो है वो ओवरलोड हो जाता है, cognitive overload इसे कहा जाता है, जिसकी वजह से जब ओवरलोड हो जाता है तो आपका मोबाइल भी जो है वो स्टक हो जाता है ना, कंप्यूटर स्टक हो जाता है, इस तरह ब्रेन भी स्टक हो जाता है ड्यू टू ओवरलोड. So
दिस में ऑल्सो रेफर टू टेकिंग नोट्स फ्रॉम अ बुक इन लाइब्रेरी, ठीक है, ये उस नोट टेकिंग में भी आता है। इसके अलावा नोट्स आर टेकन इन अटेम्प्ट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सोर्स, ठीक है, वो स्पोकन भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है। नोट टेकिंग के साथ लिसनिंग एसोसिएटेड है लेकिन नोट टेकिंग रिटन की भी हो सकती है। एंड रिप्रोड्यूस इट इन योर ओन वर्ड्स, दिस इज इम्पोर्टेंट। आपकी जो आपकी नोट टेकिंग होता है उसमें इन नोट टेकिंग यू ऑलवेज रिप्रोड्यूस इन योर ओन वर्ड्स, आप उसको अपने अल्फाज में लाजमी लिखते हैं, और वो अल्फाज में जो लिखते हैं दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन की जो आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है उसको आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, वो लिखते हैं आप अपने वर्ड्स में। So this usually means shortening it considerably. Obviously, आप पूरी डिटेल नहीं लिख सकते, so you have to short it down. आप उसको बहुत short कर लेते हैं। short करने में जब when you are shorting it down, it's important कि आप उसको short करते हुए उसके जो major points हैं उनको skip ना करें। मेजर जो उसके पॉइंट्स अगर स्किप हो जाएंगे, यू आर नॉट राइटिंग डाउन द मेजर थिंग्स, तो आपकी नोट टेकिंग वो गलत हो जाएगी, दैट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर यू इन द लॉन्ग रन, वो आपको फायदा नहीं देगी। सो नोट टेकिंग ड्यूरिंग क्लासेस, ये सिर्फ जो शॉर्टनिंग में आपको मेन पॉइंट्स लिखते हैं, ये सिर्फ क्लास के दौरान ही नहीं है, आप किसी और जगह पे भी जाते हैं, सेमिनार्स होते हैं, अब वेबिनार्स हो रहे हैं, आप डिफरेंट जो और भी चीज़ें हैं ऐसी, लेक्चर्स, ये तो एक क्लास के लेक्चर्स होते हैं, इसके अलावा डिफरेंट लेक्चर्स भी होते हैं। सो किसी भी चीज़ को सुनते हुए जब आप उसको नोट डाउन करते हैं, सो उस सब के लिए ये दिस विल बी यूजफुल। नोट टेकिंग ड्यूरिंग क्लासेस, ठीक है, ये एक पॉइंट है। देन सर्फिंग द नेट, अब जब नेट को भी सर्फ करते हैं आप मुख्तलिफ चीज़ों को के कीवर्ड्स को ढूंढते हैं, सो यू कैन आल्सो नोट देम डाउन, और एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है, कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस वेयर नॉलेज नीड्स टू बी स्टोर्ड, जहाँ पे नॉलेज आपको आपने स्टोर करना है, यानी कि आपने उसकी नोट टेकिंग करनी है, सो उस सब के लिए दिस नोट टेकिंग, ठीक है, ये नोट टेकिंग जो है, दिस इज एन इंटेग्रल पार्ट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कम्प्रीहेंशन एंड लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। हम जो बात कर रहे हैं स्टडी स्किल्स की, वो आपके लर्निंग से रेलिवेंट है ना, तो आपकी कम्प्रीहेंशन और लर्निंग स्किल में उस प्रोसेस में ये नोट टेकिंग जो है, इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट। However, some people prefer to draw concept maps of a lecture, ठीक है, concept maps आपको ऊपर दिखा दिए गए हैं, उसी तरह से कुछ लोग उसको प्रेफर करते हैं कि concept maps बना लें। Many find that concept maps provides an ideal way to set out notes about a subject, ठीक है, उनके लिए वो एक ideal way होता है, सबसे best way होता है, as it allows very easy visual access। आपकी visual access हो ना, आपको नजर आ रहा होता है कि इसका इससे लिंक है, ये मेजर पॉइंट्स हैं, ये तो लिंक्स जो हैं वो आपको, और जो ग्रुप्स हैं वो उससे आपको जो मेजर अंडरस्टैंडिंग है वो हो जाती है। क्लियरली शोज द लिंक्स बिटवीन कंपोनेंट्स दैट आर नॉट ऑलवेज क्लियर इन राइटिंग, ठीक है, हो सकता है राइटिंग में वो इतने क्लियर ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट मैपिंग में वो आपके सामने क्लियर हो जाते हैं। अब ये कॉर्नल मेथड ऑफ नोट टेकिंग मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, ठीक है। सो आप ये सब चीजें जो मैं अभी करा रही हूँ, इसको आप अपने उस पार्ट में भी लिख सकते हैं। सो दिस इज वाइडली यूज, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कॉर्नल मेथड को, और इसको कॉर्नल मेथड इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इट वाज डेवलप्ड एट कॉर्नल यूनिवर्सिटी। कॉर्नल यूनिवर्सिटी में इसको डेवलप किया था वॉल्टर पॉक ने 1950s में, और ये बिल्कुल, ये देखें, ये आपको मैंने बताया भी हुआ है, ये इस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। आपके पेज की जो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि आपको नजर आए। योर पेज विल लुक लाइक दिस, ठीक है। आपको बताया गया था ना कि 1.5 के लेफ्ट मार्जिन पे आपने लाइन लगानी है, और इसमें आप लिखेंगे ओनली द की पॉइंट्स, और यहाँ पे आप उसकी डिटेल्स लिखेंगे, और नीचे आपकी समरीज आएंगी। सो दिस इज इनफैक्ट कॉर्नल मेथड। सो आप इसमें समरीज भी लिखते हैं में, और मेजर कीवर्ड्स यहाँ पे आते हैं आपके क्यू कॉलम में, नोट टेकिंग में आप उसकी डिटेल्स लिखते हैं। सो पॉक जिसने इसको लिखा बनाया है, ही एडवोकेट्स
more explicit note taking methods उसने और भी बताए हैं, ठीक है। ये देखेंगे extended, उसको कहा जाता है the extended cornell method of note taking, that is this one, वो ये है next में इस पेज पे। This is called extended cornell method of note taking, क्योंकि इसमें उसने फिर पॉइंट्स बना दिए हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर आप रिकॉर्ड लिखेंगे, आप रिड्यूस, रिसाइट, रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू, उसी एक पॉइंट को आप ये तमाम चीजें करेंगे। अब ये जो आपके सामने दोनों लिए गए हैं, ये लिए हैं हाउ टू स्टडी इन कॉलेज में, इस वर्क से, वॉल्टर पॉक का ये वर्क है, 2001 में उसने इसकी पब्लिकेशन हुई थी। और अगर आप फर्दर नोट टेकिंग के मेथड्स देखना चाहते हैं तो ठीक है, आप यहाँ से इसको जाके चेक भी कर सकते हैं। सो मेरा ख्याल है अब आपको थोड़ा सा यहाँ जो है ना वो टाइम आउट दिया जाए। चाहती हूँ कि अभी तक जो पढ़ाया है उसको ज़रा समझें और फर्दर फिर जो है इसके बारे में आपसे बात होती है। सो मैं 5 मिनट दे रही हूँ आपको, आप इसको सारे को समझें, फिर मैं नेक्स्ट आपको कराती हूँ। And tell me what you don't understand and what you have understood. सब बताना है आपने, जो नहीं समझ आया है और जो समझ आया है वो भी। जी मानूर, मानूर आपने अटेंडेंस ले ली? जी मैम वो ले ली हुई है। मैम ये नोट टेकिंग में है वर्ड कॉग्निटिव, इसका मीनिंग बता दें। कॉग्निटिव का मैंने बताया था, ये कॉग्निशन से है। कॉग्निशन जो है ये एक प्रोसेस होता है जो आप सुनते हैं या पढ़ते हैं और माइंड में वो प्रोसेस होता है ना अंडरस्टैंडिंग का, कि आप उसको समझते हैं, आपको समझ आ जाती है कि ये इसका मतलब क्या है, उसमें क्या कहा गया है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निशन भी उसे कहा जाता है। ये एक प्रॉपर वर्ड है जो इस प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। ओके मैम। अटेंडेंस दोनों ले लेनी थी, स्टार्ट और एंड दोनों की। चले फिर नेक्स्ट स्टार्ट कराऊं, अगर आप लोगों को नहीं कोई भी इशू, सबको समझ आ गई है। चलें, थोड़ा सा मैं आपको पीछे से बता दूं जी। हम यहाँ पर नोट टेकिंग पर थे, ठीक है। नोट टेकिंग के आपको एक कॉर्नल मेथड और फिर एक्सटेंडेड कॉर्नल मेथड जो है वो करवाया। इसके बाद नेक्स्ट इसी में आता है एनोटेशंस। Annotations क्या होती हैं? If someone doesn't own a book and then they should try to give it back in the same condition that they received it in. अब ये है कि आपने किसी से बुक ली है, ठीक है, और वो आपकी नहीं है। अब इसको वापस करना है जब, तो आपने उसको सेम कंडीशन में देनी है जैसे कि आपने उसे रिसीव किया था। But if they do own it, there is no reason why they can't write on it, underline, highlight it, or do with it as they please. नोट टेकिंग में अगर आपने किसी की बुक ली है, उसकी रीडिंग कर रहे हैं और उस पे आप नोट टेकिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दैट यू कांट राइट डाउन ऑन द बुक्स दैट यू हैव बोरोड। लेकिन अगर आपकी बुक है, किसी ने आपको दे दी है, देन यू कैन राइट ऑन इट। You can underline, you can highlight, you can write down anywhere, any notes, whatever you do, ठीक है। आपको जहाँ लगता है कि नोट्स लिखने चाहिए वो लिख सकते हैं। रिमेंबर दैट हम हमेशा स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आपकी जो बुक्स हैं, जो आपकी अपनी बुक्स हैं, अगर वो बिल्कुल खाली बुक्स हैं, वो साफ सुथरी बुक्स हैं, दे आर नॉट ब्यूटीफुल बुक्स एट ऑल, वो बिल्कुल भी खूबसूरत बुक्स नहीं है, दे आर अगली बुक्स, ठीक है, क्योंकि आपने उसको पढ़ा ही नहीं। पढ़ता है ना जब इंसान प्रॉपरली रीडिंग करता है, व्हेन यू रीड अ बुक प्रॉपरली, यू राइट ऑन इट, यू नोट, यू टेक नोट्स ऑन मैनी प्लेसेस, ठीक है। बहुत सारी प्लेसेस पे नोट डाउन करते हैं, देन यू हाईलाइट मैनी प्लेसेस, यू अंडरलाइन मैनी प्लेसेस, बिकॉज हम इतने
ऊपर लेवल पे आके भी हम में जब रीडिंग करते हैं वी राइट डाउन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें हम लिखते हैं कि देयर इज नीड ऑफ राइटिंग डाउन, वही खूबसूरत बुक्स होती हैं। दीज आर कॉल्ड एनोटेशंस, व्हेन यू राइट इट, राइट ऑन इट। यहाँ पर है कि अगर आपकी अपनी बुक्स हैं सो यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन, और अगर नहीं है सो यू आर नॉट गोइंग टू राइट ऑन इट। हैंड रिटन नोट्स, ऑब्वियसली जो डिसलेक्सिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो राइटिंग मुश्किल है, लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट्स जैसे आप लोग हैं, आप लोगों की राइटिंग भी लेजिबल है। लेजिबल हैंड राइटिंग होती है जो कि दूसरा पढ़ सके, आप खुद भी पढ़ सकें, ठीक है, जो क्लियर हो, जिसमें ये ना लगे कि ये आई है या ई है या सी है, बी है या डी है, ठीक है। लेजिबल राइटिंग होनी चाहिए और स्पेलिंग करेक्ट होने चाहिए। Add to another language and cognitive overload will become an issue. अगर आपकी multilingual है, then you are having a problem of different languages. जैसे स्टूडेंट्स, हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ये इश्यूज हैं कॉग्निशन ओवरलोड के, कि उनके पास जैसे इंग्लिश मैं पढ़ाती हूँ तो इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, सो स्टूडेंट्स दे ऑलवेज डिमांड, उनकी डिमांड होती है दैट एवरीथिंग मस्ट बी आल्सो इन उर्दू। उनको, अब जैसे आपके साथ भी मैं उर्दू बोलती हूँ, इसी तरह बहुत सारी क्लासेस, ज्यादा क्लासेस में यही होता है, स्टूडेंट्स डिमांड दैट एवरीथिंग मस्ट नॉट बी इन इंग्लिश, देयर मस्ट बी यूज ऑफ उर्दू लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज जो है वो आपकी लाजमी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको एक सिंपल, अब ये इसलिए होता है कोग्निटिव ओवरलोड हो जाता है ना, लैंग्वेज जो है वो आपको समझ नहीं आती, और अगर आप दोनों लैंग्वेजेस से समझ नहीं आ रही तो फिर तो वो ओवरलोड बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और इसके लिए भी फिर वही है कि आप कॉर्नल मेथड यूज करें, ठीक है, टेक्निक्स यूज करें, और ये आपके लिए होता है दैट यूज टेक्निक्स, यूज मेथड्स। इससे आपको these methods will help out, स्टडी स्किल है ना, तो ये स्किल आ जाती है, वो हेल्प इन योर राइटिंग इन नोट टेकिंग, और फिर आपकी स्टडी में भी हेल्पफुल होगा। कॉन्सेप्ट मैपिंग हम पहले भी करवाया, ठीक है। जो डिसलेक्सिक होते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है बिकॉज दे कांट प्लान एसेस, ऐसे प्लानिंग आपको सिखाई है ना, सो जो प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स होते हैं ना वो नहीं कर सकते। अब अगर आप नहीं कर सकते ना प्लानिंग ऐसे की, सो कंसिडर योरसेल्फ कि आप डिसलेक्सिक तो नहीं, यू डोंट हैव, आपको ये प्रॉब्लम्स तो नहीं, सो दे कैन बी वेरी आप, लेकिन अगर आप मैपिंग करते हैं, कंसेप्ट मैपिंग, तो फिर वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। दिस इज अ टेक्निक, अ मेथड जो अप्लाई किया जाता है, वो आपको भी बताया गया था इसीलिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आयजा ईमान आप खुद ही हो ना? आयजा ईमान क्या कहना चाहती है? आई डोंट वांट एनीवन टू टॉक। मैं किसी से बात नहीं करूंगी इस टाइम, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपकी क्लास में हुआ था, एंड दैट पर्सन ही स्टार्टेड गिविंग अब्यूजिंग, ठीक है, उसने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की थी। सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनीवन परमिशन। ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, और ड्यूरिंग द लेक्चर तो बिल्कुल हाथ खड़ा मत करें। अब आप याद रखें कि ये सिर्फ डिसलेक्सिक इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, हमारे तो यहाँ पर नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाउ टू ऑर्गेनाइज, हाउ टू मैनेज देयर टाइम, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, इट्स अ प्रॉब्लमैटिक थिंग फॉर देम। कि कौन सी चीज, इसको कहते हैं प्रायोरिटाइजेशन, कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। इवन कि हमारे एमफिल के स्टूडेंट्स, हमारे पीएचडी के स्टूडेंट्स भी जो हैं, दे आर हैविंग, स्पेशली जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं, उनको तो ऑलमोस्ट सबको प्रॉब्लम है प्रायोरिटाइजेशन की और टाइम मैनेजमेंट की। सो इट्स ऑब्वियसली डिफिकल्टीज हैं, ठीक है, और इंडिविजुअल्स जो हैं उनको समझ नहीं आती कि वो किस काम को डिले करें, किसको पहले करें। सो इट हैव दिस थिंग, which thing must be prioritized and which to start work at first and which to start late. So इससे क्या होता है, they become failure, उनकी फेल। अब फेलियर सिर्फ यही नहीं है कि आपकी ग्रेड्स नहीं आए हैं अच्छे, आप बहुत सारी जगहों पे फेल होते हैं। आपने काम पूरा नहीं किया, काम लेट किया, का काम सही नहीं हुआ। मैं बात कर रही हूँ रिलेटिंग टू योर स्टडीज, तो ये आपके लिए फेलियर ही है।
अब इसमें आपके लिए हेल्प आउट करते हैं सपोर्ट पर्सन्स. दे कैन बी योर टीचर्स, दे कैन बी योर पेरेंट्स, दे कैन बी योर फ्रेंड्स who teach you how to identify priorities. जैसे मैं आपको अब सिखाने जा रही हूँ कि आपने अपनी चीज़ों को, अपनी स्टडीज़ को कैसे प्रायोरिटाइज करना है, किस तरह से उसको टाइम लाइन करना है, टू सेट एप्रोप्रिएट टाइम फ्रेम्स. अपने टाइम फ्रेम्स सेट करने हैं कि किस टाइम पे आपने अपना कौन सा काम करना है. And ensure some support of monitoring system. ठीक है, this is also important क्योंकि अगर स्टूडेंट्स को उनको ऑटो पे छोड़ दिया जाए, उनको पता हो कि हमें कोई मॉनिटर नहीं करने वाला, so they don't do anything. It's reality. स्टूडेंट्स फिर कुछ नहीं करते हैं, they don't do anything. So उनको मॉनिटर करने का भी सिस्टम होना चाहिए. जैसे हम आपको मुख्तलिफ किस्म की असाइनमेंट्स और वर्क देते हैं, दिस इज टू फॉर मॉनिटरिंग. पेरेंट्स आपके सर पे होते हैं, दे कैन मॉनिटर यू फिजिकली एज वेल, बट विदाउट रिमूविंग देयर सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस. अब किस किस तरह से आपको प्रायोरिटाइज करना सिखाया जा सकता है, ऑर्गेनाइज करना सिखाया जा सकता है, ठीक है, टाइम मैनेज करना सिखाया जा सकता है. दीज आर द वेज. उसमें से सबसे पहला है टाइम टेबल्स. टाइम टेबल्स आर वेरी यूजफुल. ठीक है, टाइम टेबल है, आपने अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है. कैन नॉट ओनली एड मेमोरी बट आल्सो सॉल्व सम सीरियस मैनेजमेंट इश्यूज. टाइम टेबल जो है ये आपको तो सिर्फ लगता होगा कि टाइम मैनेजमेंट होगी ना टाइम टेबल से. नो, आपको ये मेमोरी में भी हेल्प करता है. इट्स रियली वेरी हेल्पफुल फॉर योर मेमोरी. एंड अब इसमें क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे, इट कैन बी यूज्ड इन मैनी कॉन्टेक्स्ट. बहुत सारी जगहों पे इसको यूज किया जा सकता है. यू कैन मेक डेली एंड वीकली स्कूल टाइम टेबल्स. ठीक है, इसीलिए बनाए जाते हैं. अब ये जो आपको मैं आपकी क्लास 1:30 लेती हूँ, आपकी क्लास यहाँ से इस टाइम तक, दिस इज आल्सो अ टाइम टेबल जिसमें आपको अगर वैसे फ्री हैंड दे दिया जाए तो कभी भी आप क्लास नहीं लेंगे. जैसे आज भी आपके मुझे आ रहा था कि नहीं जी 1:30 ना लें, 2 बजे लें. तो टाइम टेबल्स आपको लाजमी दिए जाते हैं टू मेक यू ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए. इसके साथ साथ ये तो आपको स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस वगैरह वाले बना के दे देते हैं, लेकिन you can also make such timetables for your own self, especially for your homework. होमवर्क के लिए टीचर्स भी आपको टाइम टेबल देते हैं. जस्ट एज आई हैव गिवन यू एन असाइनमेंट, उसके लिए मैंने आपको टाइम फ्रेम दिया, टाइम टेबल दिया कि इस टाइम पे मैंने आपसे ये रिसीव करनी है. ठीक है, दैट इज आल्सो अ टाइम टेबल. That type of timetables you can also generate for your own self. That for this time period of time from 8 to 9 you are going to study this subject, from 9 to 10 you are going to study this subject, and from 10 to 10:30 you are going to take some breaks जरूरी होती हैं because if you are not taking breaks continuity से आपको लगता है कि आप काम कर रहे हैं, but that continuity will slow you down, आपको वो स्लो कर देती है. you can't do in that space, आपका वो पेस जो है वो बरकरार नहीं रह सकता. तो छोटे छोटे ब्रेक्स जरूरी होते हैं. therefore I give you breaks. मैं आपको इसीलिए ब्रेक्स देती हूँ. हम बिकॉज हम टीचर्स जो हैं वी आल्सो नो साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट्स, तो हम इसीलिए ब्रेक्स देते हैं. सो यू कैन पेस विद योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग का पेस जो है वो बरकरार रह सके. देन डेली लिस्ट फॉर पैकिंग बैग्स, वो आपकी लिस्ट हो कि दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू. आप एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं जिस पे आप लिख दें कि दीज आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू फॉर दैट स्पेसिफिक डे. एंड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी एग्जामिनेशन, आप जितना भी अपना रीडिंग करते हैं, आप जितने भी काम कर रहे हैं, राइटिंग का, लिसनिंग का, नोट टेकिंग, ऑब्वियसली दैट एवरीथिंग इज फॉर योर एग्जामिनेशन. तो आपकी उसकी प्रिपरेशन में भी टाइम टेबल्स जो हैं आप बनाते हैं. जैसे बनाए जाते हैं, कुछ स्टूडेंट इस तरह से बना लेते हैं कि भाई मैंने ये 2 दिन इस सब्जेक्ट को पढ़ना है और ये सारा कंप्लीट करना है, ये मैंने 1 दिन इसको पढ़ना है या एक दिन छोड़ के कंसेक्टिव डेज में करना है. दिस अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट के वो उसको क्या लगता है कि भाई मेरी कॉग्निशन किस तरह बेटर होगी, उसके मुताबिक. So, however, a successful strategy involves not only making these timetables but also using them. ठीक है, टाइम टेबल बना लेना ही काफी नहीं है,
यूजिंग देम, उसको यूटिलाइज करना, उसको उस पर अमल दरामद करना भी जरूरी है. नॉट लूजिंग देम मीन्स इफ यू आर नॉट एक्टिंग अपॉन देम, उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं, देन यू आर इनफैक्ट लूजिंग देम. अब तो पेपर पेन के साथ साथ यू कैन मेक इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज और उनको रिपीटेडली प्रिंट कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं. दैट विल बी आल्सो यूजफुल. आपको बहुत सारी यहाँ पर एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी यहाँ पर ये जो दिया हुआ है. देन देयर आर टू डू लिस्ट. जैसे मैंने अभी आपको बताया, टू डू लिस्ट आर आल्सो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट. They can be paper based, they can be electronically based. मैं इस एज में आके भी I have made always make a to do list. मेरी एक to do list होती है जिसमें मैंने पूरा टाइम बनाया होता है कि इससे इस टाइम तक मैंने ये काम करना है, इससे इस टाइम तक मैंने ये काम करना है डेली बेसिस पे. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू क्रिएट योर टू डू लिस्ट, क्योंकि अभी आप बना लेंगे तो फिर वो आपकी लाइफ लॉन्ग आपको काम आएगी और दैट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर द सक्सेस इन लाइफ. लेकिन ऑब्वियसली ये तभी सक्सेसफुल होंगे व्हेन यू नॉट ओनली क्रिएट दोस लिस्ट, उसको सिर्फ क्रिएट नहीं करें, उनको उन पर अमल दरामद भी करें. अब आपको यहाँ थोड़े से फॉर्मेट बताऊंगी टू डू लिस्ट के. ठीक है, वन फॉर्मेट टू डू लिस्ट इज द पेपर डायरी. ठीक है, पेपर डायरी आपकी है जिसपे आप एंट्री सिंगल डेज की जो है वो डाल लेते हैं दैट कि आप एक दिन में ये काम करेंगे. इसके लिए आपको एग्जांपल दी गई है दैट कंसीडर टाइप दैट हैज द डायरी ऑन वन साइड एंड अ ब्लैंक पेज ऑन द अदर साइड. ठीक है, एक उस पे तो दिस मीन टू डू द आइटम डज नॉट नीड टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू द सिंगल डे. कि आपको एक सिंगल डे पे नहीं करना, यू कैन उसको इनहेंस भी कर सकते हैं कि एक काम आप एक दिन नहीं आप ज्यादा दिन पे कर सकते हैं. इट कैन टेक एन एफर्ट टू स्टार्ट टू यूज अ डायरी करेक्टली. ठीक है, आपको टाइम लगता है लेकिन एक दफा आपको जब आदत हो जाती है इन चीजों की, सो यू कांट डू इट, यू कांट डू एनीथिंग विदाउट. आप उसके बगैर कुछ कर ही नहीं सकते. then you need every time to do, write it down, to make your list and then tick down कि ये मैंने कर लिए हैं. then it becomes a part of your life, वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाता है. अब ये आप क्या क्या काम करते हैं, you record your homework, remember teachers instructions, record ideas before they are forgotten, record lessons or parts of lessons, communicate between home and school. ठीक है, तो there are many creative ways, बहुत सारे हैं. Sound reader recorders can be used for language learning, from teacher recording, vocabulary test, pronunciation guides, and self-recording for testing on pronunciation. ठीक है, तो ये भी these are also can be used. Then time management and technology. Here it was only the paper one, but you can also use technology for it. So most of the time management tools are available also in your smartphones or on your computer as well. So they can be timers and reminders, phone alarms, online reminders, and calendars. So these can also be used for the time management. Realistic targets. It's very important while you're making timetables, while you're recording your to-do list, while you are using technology, everything. Your targets must be realistic. हकीकत पे मबनी हो, ऐसे ना बनाए टारगेट्स कि उनको अचीव ना किया जा सके. So these must be this is both for students and teacher, दोनों के लिए ही है. They should be relative to their students' own standards and potential, but not necessarily seen with the respect to the students. But the student also have the sense that the target can be achieved. Student भी जो target बनाएगा ना उसको पता होना चाहिए कि वो achieve कर लेगा. It can be demotivating to be asked to learn 20 words when a realistic level could be 6. अब ये टीचर के भी यहाँ पे भी है कि वो स्टूडेंट से इस तरह का काम ना कराए जो कि स्टूडेंट्स ना कर सकते हों, और स्टूडेंट्स जो हैं वो भी उस तरह का अपने लिए टारगेट ना सेट करें जो कि वो अचीव ना कर सकते हों. सो देयर आर मैनी एरियाज इन विच स्टूडेंट कैन सेट टारगेट. ठीक है, बहुत सारे एरियाज हैं, नॉट जस्ट एकेडमिक अचीवमेंट टारगेट्स. ठीक है, सिर्फ एकेडमिक नहीं है, उसके अलावा भी हैं, जैसे चेकिंग रीडेबिलिटी एंड कंटेंट ऑफ नोट्स फ्रॉम द लास्ट लेसन before starting the next lesson.
ठीक है, ये आप अपने नेक्स्ट लेसन से पहले पिछला लेसन पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। देन रीचेकिंग, चेकिंग या रीचेकिंग, ठीक है, इससे मुराद ये है चेकिंग या रीचेकिंग द टाइम टेबल फॉर द डे एट ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट पे अपना सारा टाइम टेबल जो है वो चेक करते हैं या रीचेक करते हैं। सो टू मेक इट इन योर माइंड, अपने माइंड में वो सेट कर लें ताकि आप उसके मुताबिक अपना काम कर सकें। पैकिंग द बैग नाइट बिफोर, आप रात को ही सोने से पहले अपना बैग वगैरह पैक करके सोते हैं। इट वाज माय हैबिट, हमारी हैबिट होती थी कि कल का काम भी हम आज करके सोते थे। सो सुबह जब उठे तो हमारे माइंड में पूरा एक टाइम टेबल होता था, दिस एंड दिस हैव टू बी डन, और ये हम पहले कर चुके हैं। फोनिंग फ्रेंड टू चेक द होमवर्क बिफोर स्टार्टिंग इट, ठीक है, आप ये देख लें कि भाई आप जो काम करने जा रहे हैं वो वही है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टारगेट दैट इज अचीव द टारगेट, सिर्फ बनाने ही नहीं है, उनको अचीव करने के लिए एफर्ट भी करनी का क्वेश्चन आता है, उसके लिए जो काम करने की जरूरत है वो भी करना है। दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट वन। देन नेक्स्ट वन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर मैं फिर आपको टाइम आउट दूंगी। वैसे भी मैं आपको टाइम आउट असर का टाइम हो गया बच्चों, यहाँ तो अभी अजानें नहीं हुई हैं। So I am giving you 10 minutes, ठीक है, 10 minutes दे रही हूँ। हाँ जी अहमद सुल्तान, आवाज नहीं आई अहमद सुल्तान, वैसे आवाजें बथेरी आई हैं, आपकी आवाज नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ मैम कि असर का अब टाइम नहीं हो, अभी तो 2:42 हुए हैं। मुझे लगता है मुझे खुद ही पूछना पड़ेगा। कह रही हूँ ना कि अभी मुझे जहाँ तक है, नबील अहमद 6392, हमारे यहाँ अजानें नहीं हुई हैं अभी, फिर वैसे ही टाइम आउट। हाँ जी टाइम आउट लें अभी। ओके मैम। नबील अहमद इसको पढ़ें कि टाइम आउट आपको मैंने अनम्यूट किया है। टाइम आउट इसलिए दिया जाता है बिकॉज एब्जॉर्प्शन लेवल माइंड का खत्म हो जाता है, और ये मैं आपको इधर उधर फिरने के लिए टाइम नहीं देती हूँ, आपको देती हूँ कि ये जो भी पढ़ा है इसको समझ लें। दिस इज गोइंग टू बी योर लॉन्ग क्वेश्चन। नबील अहमद 6392 क्लास में नहीं हो आप?
Alia Majid 6372. Alia Majid 6372. आपको भी मैंने अनम्यूट कर दिया है, यू आर अनम्यूट। आप लोगों ने तो कुछ नहीं बताया, आई वेटेड फॉर यू। जी, ये मैंने आपको ये बता दिया अबाउट टाइम मैनेजमेंट, अबाउट रियलिस्टिक टारगेट्स एंड द लास्ट, दिस इज द लास्ट पॉइंट। अब ये आज आपका कंप्लीट हो जाएगा स्टडी स्किल्स, दैट इज एग्जामिनेशन। Examination are the proof of learning that can be used to demonstrate one's skill level. For example, a prospective employer. अब एग्जामिनेशन जो है ये प्रूफ होते हैं कि आपकी जो लर्निंग का प्रोसेस है, स्किल्स का जो प्रोसेस है, वो किस हद तक गया है, आपने कितनी स्किल्स जो हैं वो कहाँ तक हासिल की है। क्योंकि ऑब्वियसली एग्जामिनेशन ही ये प्रूफ देती है कि हाउ मच यू हैव अचीव्ड, हाउ मच इज योर स्किल पॉलिश्ड। ऑब्वियसली इसमें डिसलेक्सिक का साथ आ रहा है, लेकिन हम उसको छोड़ देंगे। तो एग्जामिनेशन के बाद हमेशा आपको सर्टिफिकेट्स, या अगर आप कोई डिग्री ले रहे हैं तो डिग्री ऑब्वियसली यू कैन अचीव ओनली आफ्टर गिविंग एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के बाद। और उसमें फिर आपको स्पेसिफिक हर एग्जामिनेशन की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि इतना आपका मार्जिन होना चाहिए मार्क्स का, ये वो सारा। तो वो आपको अचीव करने के बाद कोई आपको सर्टिफिकेट या डिग्री आपको प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट सारा दिया गया है, दिस इज अ गाइडेंस फॉर योर फॉर्मल एग्जामिनेशंस। ठीक है, दो तरह के एग्जामिनेशन होते हैं ना, एक फॉर्मल एग्जामिनेशन है, एक इनफॉर्मल एग्जामिनेशन है। फॉर्मल एग्जामिनेशंस हैं जैसे आपके मिड्स होते हैं, आपके फाइनल्स होते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर जो है वो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसके नंबर्स दिए जाते हैं। इनफॉर्मल एग्जामिनेशंस हैं जैसे मैं आपकी इंटरनल असेसमेंट करती हूँ, आपको मैं असाइनमेंट्स देती हूँ, आपको मैं डिफरेंट, जैसे आपको मैंने कहा हुआ कि जो आपकी क्लास की पार्टिसिपेशन है इसके भी हैं, आपसे मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ क्लास में, और इसके मुताबिक मैं आपको मार्क्स देती हूँ जो मेरे पास सेशनल मार्क्स हैं। तो दैट इज इनफॉर्मल एग्जामिनेशन, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन है, लेकिन वो फॉर्मल एग्जामिनेशन नहीं है जैसे कि मिड्स या फाइनल्स हैं। सबसे पहले है एग्जामिनेशन टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इसमें डिसलेक्सिक को छोड़ दें, तो हम दूसरे पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें टर्मिनोलॉजी में इसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं। ठीक है, डिफरेंट मीनिंग लिए जाते हैं, जैसे इसका मतलब असेस है, कंपेयर है, क्रिटिसाइज है, डिस्कस है, इवेलुएट है, इलस्ट्रेट, जस्टिफाई एंड रिव्यू। So these are the different meanings, terms that are associated with examinations. कि इसका ये मतलब हो सकता है। So we're going to skip all these. No, no please. So no, we are not going to skip this. Students need to practice them, understand them, try to see the difference between them. ये अब आप लोगों के लिए है। ठीक है, this is a work कि आप लोगों ने मुझे इसका कंपैरिजन बताना है कि इनमें क्या क्या मीनिंग में डिफरेंस है। थोड़ा थोड़ा है, so you have to tell me in the next class. इसको छोड़ दें, this is for dyslexic. This is advice for students on exam preparation. Obviously, timetable is very important. So एक timetable बनाएं, चाहे ज़्यादा बनाएं अगर ज़रूरत है तो, but you must make timetables and never underestimate the requirements of exams. Good preparation starts with the revision of a lecture just after the lecture. यानी कि आप ये मत सोचें कि पेपर से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 10 दिन पहले आपने कोई एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट करनी है, बट आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी उसी दिन टाइम स्टार्ट हो जाती है जैसे ही आप, जैसे अब आपका लेक्चर कंप्लीट होता है एंड यू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जस्ट आफ्टर लेक्चर यू स्टार्ट रिवाइजिंग दैट लेक्चर। आप जब उसको रिवाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो दैट इज इन फैक्ट starting of preparation of your for your examination. Then you make a concise summary of the lecture.
ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है प्रिपरेशन के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स, उनको याद भी करते हैं और एक प्लानर बनाते हैं, वॉल प्लानर बनाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ वॉल प्लानर, जिस पे आप वॉल पे या आप तो वॉल पे कर लें, अगर आप फिजिबल है यू कैन आल्सो यूज सॉफ्ट बोर्ड आप लगा सकते हैं, जिसमें यू प्लान फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का एक प्लान बनाए कि आपने उसको कैसे प्रिपेयर करना है, एंड दैट शुड बी अ वर्किंग प्लान। ऐसा ना हो टफ कि जिसको आप वर्क जिस पे ना आप प्रॉपर कर सकें, दैट कैन नॉट बी एक्टेड अपॉन, बट यू मस्ट मेक सच अ time out or work plan that you can work you can that is feasible for you to work। फिर उसमें आपने क्या करना है, मेक अ चेक लिस्ट ऑफ व्हाट यू नीड फॉर एग्जाम। आपने चेक लिस्ट बनानी है, चेक लिस्ट में आप क्लिक करते हैं कि हाँ जी ये हो गया, ये रह गया, और उसको थोरली आपने देखना है कि आइदर यू हैव डन इट और नॉट। लर्न अबाउट योर ओन लर्निंग स्टाइल। रिमेंबर दैट एवरी स्टूडेंट, इवन के दो बहन भाई ये दो भाई ये दो बहनें भी होंगी ना, उनका भी लर्निंग का अपना स्टाइल होगा। सो यू मस्ट नो व्हाट योर स्टाइल ऑफ लर्निंग इज। आप किस तरह से याद रख सकते हैं ज्यादा देर तक, जितनी आसानी से याद कर सकते हैं। दिस इज important for you to learn what is your style and check all your notes make sense। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने नोट टेकिंग की है उसको देखें कि दैट मेक सेंस, कहीं उसमें लूप होल्स तो नहीं है, कहीं उसमें ऐसे एरियाज तो नहीं है दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। उसके उन एरियाज को फुलफिल करें, उन लूप होल्स को कवर करें। देन सेट आउट अ क्लियर सेट ऑफ एम्स। आपके सेट ऑफ एम्स क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो सोचते हैं दैट यू हैव टू डू इज वेरी क्लियर, आपका बहुत क्लियर और इसके साथ साथ वर्केबल होना चाहिए। और बार बार जैसे मैं आपको बताती हूँ, ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे लगेगा कि ये ब्रेक्स दे के शायद टाइम वेस्ट हो रहा है, बट इट्स प्रॉमिस दैट इट्स नॉट अ टाइम वेस्ट, इट्स इन फैक्ट रिवाइटलाइजेशन ऑफ योर एनर्जी। आपकी फिजिकल मेंटल एनर्जी को रिवाइटलाइज करता है और आपके पेस को तेज करता है। अगर मुसलसल करेंगे काम विदाउट ब्रेक्स तो आपका पेस स्लो होते होते, अगर आप उसको ग्राफ बनाएंगे ना, एक लाइन चार्ट ड्रॉ करेंगे तो वो नीचे आएगा। लेकिन ब्रेक्स के साथ आपका ऊपर आएगा, नीचे आएगा, फिर आपको ऊपर चले जाएगा, फिर नीचे आएगा। सो उसमें एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी आपकी ब्रेक्स से। एंड टेक एक्सरसाइज एज वेल एज रिवॉर्ड योरसेल्फ। अपनी एक्सरसाइजेस करें, बिकॉज एक्सरसाइज जो है वो आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फ्रेश करती है। और अपने आप को रिवॉर्ड भी दें, रिवॉर्ड दें, कोई ट्रीट खा लें, किसी से बात कर लें, जो आपको काम पसंद है, दैट इट इज अ रिवॉर्ड, टेक एज अ रिवॉर्ड फॉर योरसेल्फ। ऑब्वियसली रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपके जो स्टडी मटेरियल है, रीडिंग मटेरियल है, उसकी रिवीजन होना जरूरी है, इट शुड बी रिवाइज्ड। But when you are revising, it's important to clearly define the areas you need to revise and what you will not revise। अब ये आप अपनी रीडिंग के दौरान भी इसको कर सकते हैं या फर्स्ट रीडिंग में भी आप कर सकते हैं, that these are the areas that you find difficult and you will revise it 2 times or 3 times or 1 time, and this is the area that you have completely understood and that you don't want to revise it, so it will save your time and energy। Then attempt to brainstorm। brainstorm बिल्कुल सेम जैसे मैंने आपको concept mapping में सिखाया है। The subject before you start revision, it's important। ये अगर कर लेंगे तो आपकी revision और ज़्यादा easy हो जाएगी। To establish where the main gaps are, because this way brainstorming will let you know where are the gaps। आपकी learning में कहाँ gaps हैं जिनको आपको fulfill करना है, and it will be easy for you to obviously proceed। use cards to make notes, it's also important। आप फ्लैश कार्ड्स यूज करते हैं, फ्लैश कार्ड्स आपके बहुत हेल्पफुल होते हैं, आपको बहुत ज्यादा मदद देते हैं। ऑर्डर देम, ऑब्वियसली जो आप कार्ड्स बनाते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज देम, ऑर्डर देम। उनकी जैसे आपके सब्जेक्ट में किसी भी लेक्चर में जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में उसको ऑर्डर करना है, and make them clear enough for others to use as to ask you questions। फ्लैश कार्ड्स के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि दूसरे आपसे क्वेश्चंस पूछें, तो उसको इतना क्लियर करना दैट दे कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू। अब रिसोर्सेज इसमें कौन कौन से हो सकते हैं जो आप यूज करते हैं? रिसोर्सेज मीन्स द रिसोर्सेज दैट यू आर गोइंग टू यूज फॉर रिवीजन। फर्स्ट वन इज ओरिजिनल लेक्चर्स नोट्स हैं, ठीक है, जो आपके लेक्चर हैं उसके नोट्स। देन योर ओन नोट्स जो आपने बनाए उसके लिए। देन
कोर्स रीडिंग मटेरियल वो है जो आपने, एक आपको बुक लगी है, एक आप उस बुक्स के अलावा कुछ बुक्स कलेक्ट करते हैं, देन इंटरनेट रिसोर्सेज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट वन, बल्कि अब तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स जाते ही इंटरनेट पे हैं, बट नॉट ओनली इंटरनेट, आपको इन सोर्सेज पे भी, रिसोर्सेज को भी जहन में रखना है। देन remember that the key to success is planning, and it's very very true. If you are not planning, then it will be unlikely to get success. तो success के लिए आपको plan करना जरूरी है। This planning should start, ये कब, how you can start your planning with reviewing the structure of the course, as this will help remind you of the content. सबसे पहले आपकी planning कहाँ start होती है? When you start reviewing. जब आप अपने कोर्स को पढ़ने से पहले उसके स्ट्रक्चर को रिव्यू करते हैं और उससे आपको कंटेंट पता चल जाता है, दिस एंड दिस कंटेंट इज गोइंग टू बी इन यू, और फिर आपको उससे प्लान करने में हेल्प आउट मिलता है दैट कि आपने उसको प्लान कैसे करना है। Then skimming through your notes to get a better idea about how much needs to be learned. आपने स्कीमिंग करनी है, स्कीमिंग आपको सिखाई जा चुकी है, आपको स्कीमिंग के थ्रू यू विल गेट द गुड आइडिया, बेटर आइडिया ऑफ व्हाट इज इन योर ओवरऑल रिसोर्सेज, उसमें नोट्स में कहाँ कहाँ क्या है, और फिर उसको आपको इट विल बी इजी फॉर यू टू learn it or remember it and plan it. Then finding which books relate to the course and asking teacher which are the most important items to learn. ये भी important है। जैसे आपको कहा जाता है कि आप बुक्स देखें, सिर्फ आपने ये स्लाइड्स पे मत रहें, तो आप फाइंड आउट करें डिफरेंट बुक्स, टीचर के साथ कंसल्ट करें कि इनमें से कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, तो दैट विल बी आल्सो पार्ट ऑफ प्लानिंग। देन चेकलिस्ट वीक्स बिफोर द एग्जामिनेशन, ये आप काफ़ी वीक्स पहले एग्जामिनेशन से करना होता है, ठीक है। चेक यू हैव द सिलेबस वेल ऑर्डर्ड, अब ये आपने ऑब्वियसली ये आपका स्टार्ट में ही होगा, इट मस्ट नॉट बी एट द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन, एंड में नहीं करना है, पेपर से पहले एक दिन क्या आप उसका स्टार्ट ऑफ योर सेमेस्टर, क्या आपने सिलेबस को वेल ऑर्गेनाइज कर लेना है। इंश्योर फाइल्स आर इजी टू रीड विद कलर कोडेड नोट्स एंड डायग्राम्स, ठीक है। अपनी जो फाइलिंग, क्योंकि नोट्स के लिए नॉर्मली कहा जाता है कि या तो नोटबुक्स लें, उनको भी आप जो है वो उनके जो स्पाइन है उसके ऊपर लिख के लगाएं कि किसका कौन सी नोटबुक में कौन कौन से नोट्स हैं, या फाइल्स लगाएं, फाइल्स लें और उसमें भी आप जो है वो नोट्स लिखें जिसकी स्पाइन के ऊपर आपके सारे लिखे हों कि विच आर द नोट्स फॉर विच सब्जेक्ट और विच वन। राइट डाउन की पॉइंट्स and say them aloud. Then write down key points. Obviously, it's an easy thing to write down key points and say them aloud. ये saying them aloud same जैसे मैंने आपको recite का कहा था कि आपको इसको review understand करने में और उसको revive करने में आपको जो है वो आसानी होती है। Then test yourself. Use past papers. के लिए आप अपने past papers को use करें, अपने past papers को पढ़ें और उससे आप अपने आप को टेस्ट करें दैट हाउ मच यू हैव अचीव्ड। सो 1 मिनट रह गया, मैं इसका बाकी आपको नेक्स्ट जो है ना वो सेशन लगाती हूँ, उसमें कंप्लीट कराती हूँ। You are unmuted. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. Yes. Ma'am, excuse me. Yes. What we have to write from whole PDF if it comes long questions? What you? I mean that what we have to write from whole PDF if there the questions be so long. Decoration piece? The questions. Equations? Which equations? I mean, in exam, if the questions they be so lengthy, then what we have to in the question we should be from whole PDF. Then what we have to write
What I understand from you is that you want to ask that if you are having a question about writing skills, so what you are going to write down from all these that I have given you. Is this the thing that you want to ask? No, ma'am. It's okay. This is not the question. Okay, ma'am. I mean, because there are lots of theories, and if there be a long question that we have to write all of them. What theories? There are not so many theories. These are the only points that I am giving you. Are you getting different theories from different other authors? That's okay, ma'am. I got it. You have to make your notes from these things that I have provided you. And the Okay. question will be, what are the study skills? This can be a long question, or it can be a short question. You can be asked from any point from these study skills. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks a lot. But it is going to be complete today. This is just going to be the end of your topic study skills. So I was telling you about this, how to prepare for your examination, timetables, then revision, and then it is checklist. Checklist, check that you have syllabus. I have told you about this. Just test yourself and that you have the right equipment. Then day before the examination. So what would you do one day before the examination? Examination से पेपर से एक दिन पहले आपने क्या करना है? Read through notes to refresh your memory. So you can't read each and every word of your syllabus, of your notes, a day before the examination, just as I have told you that the preparation for your examination. Key principles to remember for the exams. ठीक है, ये कुछ principles हैं जो आपको बहुत helpful करेंगे. Check the time allocated to each question. अब ये पेपर के दौरान है, आपके पेपर को करने के लिए, especially for the subjective paper. Suppose you have 5 questions, ठीक है, आपके 5 questions हैं and you have 1 hour to go. So you have to divide the time for all questions. आपने देख लेना कि मेरे एक क्वेश्चन को इतना टाइम लगेगा और आपने फिर उतना ही टाइम देना है. Write down things used in learning the material that will help you remember. So वो चीजें जो आप याद करते हुए उनको की पॉइंट्स को लिख लेते थे उनको भी लिख लें. That will be helpful while आप जब क्वेश्चंस करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे when writing down the answers. Then use concept map to outline answers to questions. आप छोटे-छोटे concept map भी बना सकते हैं पेपर करने के दौरान. They will be helpful for you. Preview the questions before you answer anything. It's also very important that you have to preview the questions. ये ना हो क्वेश्चन पढ़े ना पूरा और उसका आंसर करना शुरू कर दे. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है कि मुझे उनके पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आए. मैम हमने तो बड़ा अच्छा पेपर किया था, हमें पेपर दिखाएं. पेपर दिखाया तो चलें जी, हमने तो सही लिखा हुआ है, क्वेश्चन कुछ है, आंसर कुछ और लिखा हुआ है, सही होने के बावजूद गलत है, बिकॉज द आंसर इज नॉट व्हाट द क्वेश्चन इज. So it's very important before answering, before writing down the answer, to preview what is in the question. Try to write neatly as you want to win them over, because अगर आपकी writing eligible नहीं होगी तो then it will not give you any good things, और आपके सही लिखे होने के बावजूद भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. Lay out all your equipment and make sure you are comfortable. Comfortable level भी आपका अच्छा होना चाहिए. आप feel करते हैं that you are not sitting comfortably, तो फिर भी आपको राइटिंग में और पेपर की अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम होगी. Highlight keywords and phrases in the question paper. अपने question paper में जो keywords हैं, phrases हैं, उनको highlight करें, because these are the things that you are going to focus on while writing down the answers. Then try reshaping the questions if you don't understand it first time round. ये भी कहा जाता है, हम ये अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि एक दफ़ा जब आपका पेपर आपके सामने आता है तो आप 5 से 10 मिनट अपने पेपर को पढ़ने पे लगाएं, उसको अंडरस्टैंड करें व्हाट इज इन द क्वेश्चन पेपर, उसके क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें.
अगर एक दफा समझ नहीं आते 2 दफा पढ़ें, 3 दफा पढ़ें, जब तक, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे यू कांट गो अहेड। रीराइट द क्वेश्चंस केयरफुली। इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट कि अपने क्वेश्चंस को रीड करें। एक दफा पढ़ के मत समझे दैट यू फील दैट एवरीथिंग इज ओके, यू कैन डू इट। रीड कि कहीं आपसे कोई चीज मिस तो नहीं हुई। अंडरस्टैंड करें कि आपने जो भी क्वेश्चंस का आंसर देने जा रहे हैं इट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। Then answer the easy questions first. Remember that. आपके पास टाइम होता है तो don't go for the difficult ones. Difficult ones की तरफ मत जाएं, easy की तरफ जाएं। पहले easy को करें और फिर आपके पास easy करने के बाद plenty of time भी होगा जिसमें आप you can be able to do the difficult ones and फिर आपको टेंशन भी नहीं होगी that क्योंकि आपका बहुत सारा पेपर कंप्लीट हो चुका होगा, it will be easy for you to do the difficult questions. Use your extra time for proofreading if possible. अगर आपके पास टाइम बच गया है, so don't think that it's done. Do proofread your answers. अपनी पूरे पेपर को proofreading करें, कंटेंट के लिए, एरर्स के लिए, मिस्टेक्स के लिए, चाहे वो स्पेलिंग की हैं, ग्रामर की हैं. Make sure that you answer what the question is asking you. It's very very important. क्योंकि आपको इसी चीज के नंबर मिलने हैं। अगर आप बहुत कुछ लिखेंगे लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, that will be of no use for you. So it's the conclusion for the study skills कि ये जितना भी आपको बताया गया है, it's not obviously proper justice. There can be many more things in this context. आप study skills के लिए इससे और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। स्टडी स्किल्स में इसके अलावा भी मैंने आपको दिया हुआ है बहुत सारी चीजें, इसके अलावा मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। So, but the main thing is that study skills are important for a student, for a learner to grab, to get success. Successful होने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। So this is the end. अहमद सुल्तान, आप क्या कहना चाहते हैं? जी अहमद। मैम टू डू लिस्ट इस मैम टॉपिक को एक्सप्लेन कर दें जरा। बेटा टू डू लिस्ट क्या होती है? जी मैम इसमें कंफ्यूजन है। टू डू लिस्ट कभी नहीं बनाई आपने? मैम इसका मतलब है कि टू डू लिस्ट होती है बेटा जिसमें आप ये एक ना बनाते हैं लिस्ट कि आपने ये करना है, आप ये करेंगे। आप जैसे सुबह उठेंगे, आप आज के दिन एक दिन के लिए आपने सोचना है कि मैंने ये काम करना है, मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी में मैंने ये सब्जेक्ट करने हैं, मैंने ये बुक खरीदनी है, मैंने इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, मैंने ये करना है। दिस इज द टू डू लिस्ट। तो उसके लिए हाँ, टू डू लिस्ट हम एक दिन के लिए बनाते हैं या एक वीक के लिए भी बना सकते हैं? ये उसमें दिया हुआ है। इट कैन बी फॉर 1 डे, इट कैन बी फॉर मोर देन 1 डे। अब आपने देखे ना, आप एक पूरे सेमेस्टर की भी टू डू लिस्ट बना सकते हैं, आप अपनी पूरी लाइफ की भी तो टू डू लिस्ट बनाते हैं ना। आप कहते हैं कि भाई मेरी दिस इज टू डू लिस्ट फॉर मी, तो मैंने ये ग्रेजुएशन करनी है, फिर मैंने ये मास्टर्स करना है, उसके बाद मैंने यहाँ जॉब करनी, दिस इज माई ड्रीम जॉब, ये इसके बाद फिर जी मैंने शादी करनी है, मैंने यहाँ सेटल होना है। दिस इज अ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट इज नॉट फॉर 1 डे। ये तो आपके ऊपर है, आप पूरी लाइफ के लिए भी बना सकते हैं। एजुकेशन के लिए आप अपने पूरी एजुकेशन के लिए बना सकते हैं, 1 डे के लिए, पूरे सेमेस्टर के लिए, 1 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए, मिड्स के लिए, मिड्स के बाद फाइनल्स के लिए। इट्स अप टू यू। ईमान और अटेंडेंस ले ली आपने? मानूर हैंड रेज करें ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं। जी जी मैम ले ली हुई है, मैंने आपको सेंड भी कर दी हुई है। चलो ठीक है फिर नेक्स्ट। अब मैंने जब आपकी क्लास में आना है तो मैंने ये जो आपको स्टडी स्किल्स करवाई हैं इसका मैंने क्विज लेना है, ठीक है? इट कैन बी रिटन क्विज, इट कैन बी जो है वो एक वर्बल क्विज भी हो सकता है, उसके मार्क्स होंगे आपके। सो ऑल ऑफ यू गेट रेडी फॉर द क्विज इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज टिल द नेक्स्ट।